हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं द लिमिटेशन एक्ट 1963। ठीक है, तो आज से इसकी सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो देखो, इसमें ज़्यादा सेक्शंस है नहीं, ज़्यादा पार्ट्स है नहीं, काफ़ी कम पार्ट्स हैं इसमें। तो मैं अब इसकी ट्रिक्स बताती हूँ। देखो, पार्ट 2 से मैं ट्रिक्स स्टार्ट कर रही हूँ, पार्ट 1 की ट्रिक्स होंगी नहीं, क्योंकि उसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट वगैरह के बारे में बताया गया है, और सेकंड में डेफिनेशंस वगैरह के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, तो बस पार्ट 2 की ट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में देखो, सेक्शन 3 से लेकर के, ठीक है, सेक्शन 3 यानी कि लिमिटेशन ऑफ सूट्स वगैरह से लेकर के किससे कहाँ तक आता है, सेक्शन नंबर 11 तक आता है। ठीक है, सेक्शन 11 तक। तो सेक्शन नंबर 3 बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन। बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में बात करता है। बार ऑफ लिमिटेशन जो है एक जनरल रूल है। ठीक है, बार ऑफ लिमिटेशन यानी कि देखो, लिमिटेशन एक्ट का पर्पस क्या है कि एक केस में लिमिट लगाना, एक सर्टेन टाइम के बाद आप जो है केस नहीं कर सकते हो, उस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो बार ऑफ लिमिटेशन एक जनरल रूल है। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो हम बेरेट के प्रोविजंस पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5। ठीक है, सेक्शन नंबर 4 बताता है, एक तो हमने क्या कर दिया, बार कर दिया लिमिटेशन को। सेक्शन नंबर 4 में बात की है एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। ठीक है, अब देखो, पहला तो क्या है, एक जनरल रूल है कि बार ऑफ लिमिटेशन है। नेक्स्ट चीज क्या है कि ठीक है, कोर्ट बंद है तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट क्लोज है तो आप क्या कर सकते हो, अगले दिन तक एक्सटेंड कर सकते हो। सेक्शन नंबर 4 में आ गया। अब सेक्शन नंबर 5 जो है, ठीक है, आप देखो 4 में पता चल गया कोर्ट क्लोज है, तो 5 में क्या मिल गया आपको, एक्सटेंशन मिल गया ऑन सर्टेन केसेस। हालांकि ये सर्टेन केसेस दूसरे हैं, बट इसको आप सेक्शन नंबर 4 से कनेक्ट कर सकते हो। वो सर्टेन केसेस जो है वो आते हैं सफिशिएंट कॉज में। ठीक है, यानी कि आपको सेक्शन नंबर 5 में सफिशिएंट कॉज शो करना होगा ताकि आपका जो है टाइम जो है एक्सटेंड हो जाए। अब देखो, प्रूफ जो सफिशिएंट कॉज का है वो क्या है, प्रूफ देना पड़ेगा आपको, बट बहुत स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें आ जाते हैं। देखो, आपको पता चल गया कि एक एप्लीकेबिलिटी है किसी चीज की, सेक्शन 1 से आपको पता चल जाएगा कि ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, और क्या चीज पता चल जाएगी सेक्शन 1 से कि देखो, कोई भी सूट है, कैसा भी है, उससे रिलेटेड जो है एप्लीकेबिलिटी की बात करता है सेक्शन 1। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 6-7 में क्या बात हो रही है, स्पेशल नॉन एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, कि कब स्पेशल केसेस हैं जब ये लिमिटेशन एक्ट जो है वो कब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहला जो डायग्राम मैंने बनाया है सेक्शन नंबर 6 पे, क्या डायग्राम है, आपको देख करके समझ में आ ही रहा होगा कि किसी तरह की डिसेबिलिटी है, पर ये क्या है, लीगल डिसेबिलिटी है। ठीक है, ये डिसेबिलिटी तो है पर ये लीगल डिसेबिलिटी है। तो पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज आ गई, डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन। बहुत सारे लोग हैं और उसमें से एक की कोई डिसेबिलिटी है, तो उससे रिलेटेड जो आता है वो स्पेशल नॉन एप्लीकेबिलिटी में आता है। तो क्या हो गया, एक तो हो गया लीगल डिसेबिलिटी, अब उनमें से एक की डिसेबिलिटी, तो ये दो चीजें हो गई। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 8 पे। सेक्शन नंबर 8 बात करता है स्पेशल नॉन एप्लीकेबिलिटी की ही। इसमें है स्पेशल एक्सेप्शंस। ठीक है, कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस दिए गए हैं, वो क्या है, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 6 सेक्शन 7 हम समझ गए कि डिसेबिलिटी हुई है, पर वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रीएम्पशन वाले सूट्स पे एनफोर्स नहीं होगा। ठीक है, प्रीएम्पशन यानी कि प्रीएम्पशन मैंने आपको काफी सीपीसी में भी बताया है। प्रीएम्पशन वो सूट्स होते हैं, प्रीएम्पशन मतलब वो, जैसे कि किसी को आप कुछ सेल कर रहे हो और उससे पहले ही आपने क्या किया, सबको सेल की राइट देने के बजाय कुछ पर्टिकुलर लोगों को पहले ही बेच दिया। ठीक है, तो सूट्स टू इन्फोर्स प्रीएम्पशन यानी कि तुमने सूट किया, ठीक है, किस लिए कि तुमने हमको प्रॉपर्टी जो है वो और लोगों से पहले ही बेच दी, तो वो होता है सूट्स टू इन्फोर्स प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन इन्फोर्स करने के लिए तुम कोई डिसेबिलिटी नहीं दे सकते हो, तुमको ऑलरेडी एक प्रायोरिटी मिली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोर देन 3 ईयर्स तक। 3 साल से ज्यादा की अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उससे ज्यादा नहीं एक्सटेंड किया जाएगा। मोर देन 3 ईयर्स से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 6 और 7 वाली चीज। नेक्स्ट इसके बाद आता है डेथ। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको क्या है, डिसेबिलिटी वाला क्लॉज नहीं मिलेगा, आपकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आगे करेंगे। तो सेक्शन नंबर 6-7 प्रोसीडेड विद सेक्शन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 9, 10 और 11 में। ठीक है, सेक्शन नंबर 9 भी जो है वो सेक्शन नंबर 3 के साथ किसके साथ, 3-9 ये दोनों क्या बनाते हैं, जनरल रूल बनाते हैं। क्यों, 3 में क्या बात करता है, 3 में बात होती है किस बारे में, बार ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में बात हो जाती है 3 में। और 9 में बात होती है कि देखो, टाइम जो है वो कंटिन्यूस रनिंग करेगा अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो। ठीक है, तो 9 में बात होती है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम के बारे में। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 10।
सेक्शन नंबर 10 में बात होती है सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, किसके अगेंस्ट है सूट, ट्रस्टीज और देयर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में के अगेंस्ट। और फिर सेक्शन 11 बात करता है सूट्स किस बारे में, ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स, ठीक है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, एंटर किया गया कहाँ पे, आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स, ठीक है। तो इन दोनों केस में क्या होगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी होगी। हमने स्पेशल नॉन एप्लीकेबिलिटी देख ली, अब इसमें स्पेशल नॉन एप्लीकेबिलिटी किसके अगेंस्ट, ट्रस्टीज और रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट क्या है, लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा। और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसाइड द टेरिटरी टू विच एक्ट एक्सटेंड्स, उसमें भी ये क्या है, लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा। तो जनरली क्या है, लिमिटेशन एक्ट लगेगा, टाइम जो है वो कंटिन्यूअस रनिंग करेगा, और कहाँ कहाँ नहीं लगेगा वो आपको पार्ट 2 में बताया गया है। अब हम चलते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। सबसे पहले आ जाता है पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में प्रीलिमिनरी बताया गया है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ठीक है। ये जो लिमिटेशन एक्ट है होल ऑफ इंडिया में लगेगा, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद क्या, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, ठीक है। कौन सी डेट पे आया है ये, देखो 1963, 29 अक्टूबर 1963 ये डेट लिखी गई है, ठीक है। देखो डेट वेट आप देख लेना एक बार, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि कुछ छोटे एक्ट्स की जो है डेट पूछ ली जाती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है डेफिनेशन में। अब देखो ये क्या है, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, तो क्या होगा, एप्लीकेंट ABCD यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया गया है ये, ठीक है। एप्लीकेंट कौन होगा, पिटिशनर होगा, ठीक है। और एप्लीकेशन क्या होगी, आपको पता है पिटिशन वाली जो चीज है वो एप्लीकेशन होगी, यानी कि पिटिशनर और डिफेंडेंट वाली बात नहीं है, इसमें एप्लीकेंट है पिटिशनर, एप्लीकेशन है जो पिटिशन है। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता चलता है, हुंडी, चेक कहाँ पे पढ़ा है आपने, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। देन इसके बाद आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होता है, इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय अ पर्सन ऑब्लाइजेस हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर, है ना। बेल एंड बॉन्ड्स हमने पढ़ा है, उससे आप बॉन्ड समझ जाना। डिफेंडेंट कौन होता है, डिफेंडेंट आपको पता है, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम अ डिफेंडेंट डिराइव्स हिज लायबिलिटी टू बी सूड, ठीक है, ये हो गया डिफेंडेंट। नेक्स्ट इसके बाद आता है ईजमेंट। ईजमेंट पता है ना, आप किसी रास्ते से जा रहे हो, रेगुलर जा रहे हो, कई सालों से जा रहे हो, वो आपकी क्या हो गई, राइट हो गई, ईजमेंट्री राइट्स होगी, और वो प्रॉपर्टी भले ही किसी दूसरे इंसान की हो। इसमें क्या इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बट बाय विच वन पर्सन इन एंटाइटल्ड टू रिमूव and appropriate for his own profit any part of the soil belonging to another or anything growing in or attached to or subsisting upon the land of another। किसी और की जमीन पे आप कुछ कर रहे हो, वो क्या है, राइट कैसे अराइज हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं अराइज हो रही है, ठीक है। और दूसरी चीज है, इसके बाद आता है फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री आपको पता है, गुड फेथ आपको पता है। प्लेंटिफ इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम हुम थ्रू प्लेंटिफ डिराइव्स हिज राइट टू सू, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक और लास्ट डेफिनेशन हम करेंगे, वो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है, मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसमें है, जे में है, ठीक है, ठीक है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो बोले पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो बोले पीरियड ऑफ लिमिटेशन वही हमारी हो जाएगी लिमिटेशन। तो इसमें क्या मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, किस चीज के लिए, सूट के लिए, अपील के लिए, एप्लीकेशन के लिए, बाय द शेड्यूल। कौन प्रिस्क्राइब करेगा, शेड्यूल। प्रिस्क्राइब पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, ये है प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन। नेक्स्ट इसके बाद आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे, जो इसकी हमने की थी ट्रिक्स, ठीक है। पार्ट 2 पे हम सबसे पहले याद रखते हैं इसकी हेडिंग, लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट में सबसे पहले आप क्या ही देखोगे, यही देखोगे ना कि सूट कहाँ कहाँ लिमिट कर सकते हैं, अपील्स कहाँ कहाँ लिमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा बार ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। बार ऑफ लिमिटेशन यानी कि देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24, ठीक है, इंक्लूसिव एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रिफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड शैल बी डिसमिस्ड, ठीक है। देखो जो भी प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके बाद जो सूट है वो डिसमिस हो जाएगा, अपील जो है वो डिसमिस हो जाएगी, वो सब चीजें डिसमिस हो जाएंगी। ऑल्दो द लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस, ठीक है, ये सब चीजें डिसमिस हो जाएंगी। दो लिमिटेशन क्या है, एक डिफेंस नहीं है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट सूट जो है इंस्टीट्यूट किया गया था, कैसे, देखो सूट जो है जनरली क्या है, ऑर्डिनरली केस में किया गया था, ठीक है। प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, पॉपर सूट्स, यानी कि वो जो इंडिजेंट पर्सन्स नहीं होते, गरीब लोग, ठीक है, उसकी वो कब होता है, व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू एज अ पॉपर इज मेड, ठीक है। जब वो अप्लाई करता है कि मुझे पॉपर की तरह आप सूट प्रेजेंट करने दो, मुझसे फीस वगैरह मत लो, तब। नेक्स्ट इसके बाद है, इन द केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी which is being wound up by the court when the claimant first sends in his claim to the official liquidator, ठीक है, अपने लिक्विडेटर को वो क्लेम भेजता है।
तो इससे क्या हो गया, ये हमें पता चल गया कि सूट कब इंस्टीट्यूट हुआ था, है ना। सूट कब इंस्टीट्यूट हुआ तो उससे हमें पता चल जाएगा कि स्टार्ट ऑफ लिमिटेशन पीरियड क्या है, कौन से दिन आपकी लिमिटेशन देखनी है। नेक्स्ट इसके बाद है एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ हो गया, काउंटर क्लेम हो गया, शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। का सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जो है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा लिमिटेशन एक्ट में, सेपरेट सूट की तरह, ठीक है, वैसे ही इंस्टीट्यूट किया जाएगा। फिर इसके बाद क्या, इन द केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। जिस दिन सेट ऑफ प्लीड किया जाएगा उस दिन उसका नया सूट की डेट स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, काउंटर क्लेम कब हो जाएगा, जिस दिन काउंटर क्लेम क्या है, बनाया जाएगा, बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सी में है एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन अ हाई कोर्ट इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट। हाई कोर्ट में जरूरी थोड़ी सिर्फ जज को जा करके दे दो, उसके किसी ऑफिसर को आप क्या करो, कोई एप्लीकेशन करो, तो उससे पता चलता है कि हाँ आपने मोशन प्रेजेंट किया है। किसने मोशन किया है, उस इंसान ने मोशन किया है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या है लिमिटेशन पीरियड कब कैसे देखा जाएगा, सूट कब इंस्टीट्यूट होगा। ऑर्डिनरली जो प्रॉपर ऑर्डिनरी केस में आप क्या करते हो, प्लेंट देते हो। प्रॉपर सूट में जब प्रॉपर गरीब की एप्लीकेशन देते हो। कंपनी में अगर क्या है उसको वाउंड अप करने की है तो उसके लिक्विडेटर को अपना क्लेम बताते हो। सेट ऑफ जिस दिन सेट ऑफ क्लेम किया गया उस दिन, काउंटर क्लेम जिस दिन काउंटर क्लेम किया गया उस दिन, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हाई कोर्ट में आपको मोशन देना है तो जिस दिन आपने मोशन जो है किसी भी ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट को प्रेजेंट किया उस दिन। अब देखो एक चीज और है, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ दिस सेक्शन 3। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट देखो, एक्ट हैज नॉट बीन एनैक्टेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग पार्टीज। ये पार्टीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, बट क्या इंश्योर करने के लिए है, पार्टीज क्या करें, अप्रोच करें कोर्ट को फॉर इंडिकेशन ऑफ देयर राइट्स विदाउट अनरीजनेबल डिले, ठीक है। बिना किसी अनरीजनेबल डिले के क्या करें, वो लोग इंडिकेट करें कोर्ट को अपने राइट्स। ये कौन से केस में क्या आ गया था, माधुरी गाउड वर्सेस दामोदर रेड्डी, ठीक है। रेडी हो जाओ, तुम्हारा केस है, इसलिए रेड्डी ने ऐसा बोला, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। आपको ये हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि कोर्ट क्लोज हो गया है, तो इसमें क्या है, व्हेन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन किस दिन एक्सपायर होता है, यानी कि आपका 30 तारीख को डेट है और 30 तारीख को क्या है, होली पड़ गई, उस दिन क्या है, कोर्ट क्लोज है, तो क्या है, एक्सपायर हो गया। व्हेन द कोर्ट इज क्लोज तो क्या होगा, सूट, अपील और एप्लीकेशन में बी इंस्टीट्यूटेड, प्रिफर्ड और मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन्स। अब देखो 30 तारीख को क्या है, त्योहार पड़ गया, अब कोर्ट कब खुल रहा है, 4 तारीख को, तो आप 4 तारीख को ये क्या करोगे, अपना काम पूरा करोगे, है ना। तो कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज ऑन एनी डे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स इट रिमेन्स क्लोज ऑन दैट डे, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स में वो क्या है, क्लोज है, ठीक है। अब इसमें इसका एक स्कोप वाला पोर्शन भी है, कोर्ट मीन्स अ प्रॉपर कोर्ट, ठीक है, जिसका ज्यूरिसडिक्शन हो। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 5 में बात होती है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस, ठीक है। कुछ ऐसे सर्टेन केसेस हैं, उनको देखते हैं, जिसमें क्या है, तुम्हारा टाइम चलो ठीक है बढ़ा देंगे, मैम से क्या है आप बोल दो। अब क्या इसमें क्या हो गई, एक्सपायरी हो गई, तो अब इसमें क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। तो क्या, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी। इसमें क्या है, कोई भी अपील या फिर कोई भी एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, ठीक है, एडमिट किया जाएगा प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद, इफ द एपिलेंट और द एप्लीकेंट, एपिलेंट है जो अपील करता है, एप्लीकेंट जो अप्लाई करता है, सेटिस्फाई करता है कोर्ट को कि ही हैड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रिफरिंग द अपील और मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड। ये कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने की बात है, ये हो रहा है ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी। ऑर्डर 21 किसके बारे में बात करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। तो उसमें उसको क्या दिखाना होगा, सफिशिएंट कॉज। मैंने आपको ट्रिक्स में ही बताया था कि प्रूफ चाहिए है सफिशिएंट कॉज का, बट स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या, फैक्ट दैट द एपिलेंट और द एप्लीकेंट वाज मिसलेड बाय एनी ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन असरटेनिंग और कंप्यूटिंग द प्रिस्क्राइब पीरियड में भी सफिशिएंट कॉज, ठीक है। सफिशिएंट कॉज क्या होगा कि एपिलेंट और एप्लीकेंट को मिसलीड किया गया था, धोखेबाजी हुई थी उनके साथ, ठीक है, तो उनका तो वो असरटेन नहीं कर पाए, सफिशिएंट कॉज वही है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी कमेंट्रीज हैं, कमेंट्स बहुत सारी हैं, ठीक है, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, एप्लीकेबिलिटी वाला पोर्शन देख लीजिएगा आप लोग एक बार। अब आप यहाँ पे देखना, जो सफिशिएंट कॉज है उसमें बहुत सारी टिप्पणियां दी हुई हैं, ठीक है। सफिशिएंट कॉज कैसे आपको
करना होगा, उसको देखो लिबरली आपको देखना होगा, है ना। इसीलिए मैंने आपको बताया कि स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं चाहिए, लिबरल देखना होगा उसका कंस्ट्रक्शन। फिर इसके बाद एक्सप्रेशन सफिशिएंट कॉज शुड बी कंसिडर्ड विद प्रैग्मेटिज्म इन जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। यानी कि देखो अगर आप नहीं डाल पाते हो कोई भी चीज और लिमिटेशन लग जाता है तो कोर्ट क्या है, चाहता है कि आप कोर्ट में क्या करो, इंस्टीट्यूट करो, एप्लीकेशन करो, ठीक है, ताकि आपको जस्टिस मिल सके। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 6 में, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 में बात हो रही है लीगल डिसेबिलिटी की। सेक्शन नंबर 6 और 7 में हमने किया है लीगल डिसेबिलिटी और 7 में किया है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन। ये काफी सिमिलर चलेंगे और ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है इस पोर्शन का। अब लीगल डिसेबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले क्या है, देखो जो पर्सन है इंटाइटल है, उसको इंटाइटलमेंट है किस चीज का, कि वो सूट करे या फिर कोई एप्लीकेशन करे फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कहाँ है, सीपीसी में ऑर्डर नंबर 21 में है, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री के लिए करे तो उसमें क्या है, एट एनी टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब पीरियड इज टू बी रेकन्ड, ठीक है। किसी भी टाइम पे, जिस टाइम पे प्रिस्क्राइब पीरियड है तो क्या है, अगर वो माइनर है, इंसेन है या फिर इडियट है, ही मे इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड, ठीक है। जैसे ही उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है तब वो इंस्टीट्यूट करे, एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम स्पेसिफाइड देयर फ्रॉम इन द 3rd कॉलम ऑफ द शेड्यूल, ठीक है। आपको देखो लिमिटेशन आपको पता है कितनी कितनी होती है, कैसी कैसी होती है, और इसके बाद जब उसकी डिसेबिलिटी सीज कर जाती है तब उसका लिमिटेशन पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है वेयर सच पर्सन इज एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब पीरियड इज टू बी रेकन्ड अफेक्टेड बाई 2 सच डिसेबिलिटीज। अब मान लो अगर वो माइनर भी है और वो इडियट भी है, ठीक है, उसको 2 डिसेबिलिटीज है, तो क्या होगा, वेयर बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज सीज्ड ही इज अफेक्टेड बाय अनदर डिसेबिलिटी, या फिर क्या है, या तो वो स्टार्टिंग से है या फिर बाद में वो ऐसा हो गया, यानी कि माइनर था, माइनर इडियट भी हो गया, तो वो क्या करेगा, ही में इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर बोथ डिसेबिलिटीज हैव सीज्ड। यानी कि दोनों डिसेबिलिटीज जो है वो सीज हो जाएंगी, उसके बाद ही उसका जो पीरियड है वो स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्लॉज 2। इसमें क्या है, क्लॉज 2 तो हो गया, क्लॉज 3 आता है वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज। अब क्या है, डिसेबिलिटी कंटिन्यूज होती है डेथ तक, ठीक है। हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स में इंस्टीट्यूट द सूट, ठीक है। अब डेथ तक अगर डिसेबिलिटी चलती है और तो उसके क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट करेंगे सूट को, या फिर क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे within the same period after the death as would otherwise have been allowed from the time so specified, ठीक है। तो क्या है, उनकी डिसेबिलिटी जो है, अब जो माइनर था, ठीक है, और इडियट था, उसकी डिसेबिलिटी कंटिन्यू करती है, ठीक है। माइनर तो खत्म हो जाता है बट वो इडियट रहता है और उसके पास जो है राइट है, एंटाइटलमेंट है कि वो सूट कर सकता है। तो जैसे ही वो मर जाएगा तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके, यानी कि बच्चे है ना, वो इंस्टीट्यूट करेंगे सूट को और एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन करेंगे, उतने ही पीरियड में उनको मिलेगा लिमिटेशन जितना मिलता है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है क्लॉज 4। इसमें क्या है, वेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव रेफर टू इन सबसेक्शन 3 इज एट द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन whom he represents affected by any such disability, the rules continued in subsection 1 and 2 shall apply। अब देखो ये 4 आपको समझ में ही आ गया होगा। मान लो वो जो इंसान है जिसको डिसेबिलिटी थी वो मर गया है, उसके बाद उसका जो बच्चा है उसको भी वो डिसेबिलिटी है, तो रूल क्या लगेंगे, देखो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दोनों के रूल्स जो है वो अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका आता है क्लॉज नंबर 5। क्लॉज नंबर 5 बात करता है वेयर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस बट विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम। क्या है, अगर एक इंसान है और अंडर डिसेबिलिटी डाइज, वो मर जाता है डिसेबिलिटी में, तो आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस बट विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम अंडर दिस सेक्शन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर हिज डेथ and would otherwise have been available to that person had he not died, ठीक है। जैसे ये सिमिलर है ऑलमोस्ट, तो इसको एज सच एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। माइनर देख लेना आप, माइनर क्या इंक्लूड करता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। माइनर जो है वो वूम वाले, जो पेट में जो बच्चा नहीं होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है, उसको भी इंक्लूड करता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7, ठीक है। सेक्शन नंबर 7 भी डिसेबिलिटी की बात करता है, पर ये कौन सी टाइप की डिसेबिलिटी की बात करता है, ये देखो कौन सी टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में बात करता है। देखो वेयर वन ऑफ सेवरल पर्सन ज्वाइंटली एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट, ठीक है। ए और बी हैं, ज्वाइंटली एंटाइटल्ड है सूट इंस्टीट्यूट करने के, एप्लीकेशन करने के, किस चीज के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, ठीक है। ये भी क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री के लिए है।
इज अंडर एनी सच डिसेबिलिटी, उनको कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, एंड डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ सच पर्सन, टाइम विल रन अगेंस्ट देम, ठीक है, डिस्चार्ज दिया जा सकता है विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ सच पर्सन, तो टाइम दिया जाएगा, ठीक है, तो टाइम दिया जाएगा, टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल, बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन। देखो पहला तो क्या है, डिस्चार्ज अगर दिया जा सकता है, यानी कि ए बी सी डी के अगेंस्ट जो है क्या है, उनके पास राइट है, और ए को क्या है, हटाया जा सकता है, तो टाइम सबके अगेंस्ट रन करेगा, और ए को नहीं हटाया जा सकता है, वो सब ज्वाइंटली ही करेंगे तो करेंगे, तो टाइम जो है वो उनके अगेंस्ट जो है रन नहीं करेगा, ठीक है, अंटिल वन ऑफ देम बिकम्स केपेबल ऑफ गिविंग सच डिस्चार्ज, ठीक है, विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द अदर्स और अंटिल द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। अब इसके एक्सप्लेनेशंस क्या है? This section applies to a discharge from every kind of liability, including a liability in respect of any movable property, ठीक है, अप्लाई करता है किसमें, डिस्चार्ज फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूडिंग अ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। एक्सप्लेनेशन टू फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, मैनेजर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्न बाय द मिताक्षरा लॉ, ठीक है, मिताक्षरा लॉ से जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF गवर्न करती है, तो वो क्या हो जाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी केपेबल ऑफ गिविंग अ डिस्चार्ज, वो लोग डिस्चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 में बात हुई है स्पेशल एक्सेप्शंस। मैंने आपको बताया ही था, ये पूरा सेक्शन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। नथिंग इन दिस सेक्शन 6 और इन सेक्शन 7 अप्लाइज टू सूट्स टू इन्फोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन, ठीक है, जो सेक्शन नंबर 6 है डिसेबिलिटी, सेक्शन नंबर 7 दूसरी डिसेबिलिटी है, वो प्रीएम्पशन में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी एक प्रिविलेज मिल चुकी है कि तुमको पहले ही बाकी लोगों से प्रॉपर्टी सेल कर दी जा चुकी है, ठीक है, और शैल बी डीम टू एक्सटेंड, और एक्सटेंड नहीं करेगा फॉर मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा फ्रॉम द सेसेशन और द डिसेबिलिटी और द डेथ ऑफ द पर्सन अफेक्टेड देयर बाई, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, प्रीएम्पशन में 6, 7 नहीं लगेगा। दूसरा क्या है, देखो 6 और 7 जो है वो नहीं लगेगा, और दूसरा क्या है, 3 ईयर्स से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। कब नहीं एक्सटेंड होगा, जब डिसेबिलिटी हो, डेथ हो, ठीक है, उस पर्सन की अफेक्टेड देयर बाई, ठीक है। तो डिसेबिलिटी हो, अगर डेथ हो तो उसको 3 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, और 6 और 7 तब नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, जब उसको मतलब प्रीएम्पशन वाला दोनों केस है, 6, 7 नहीं लगेगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसको क्या है, बहुत ये एक स्पेशल एक्सेप्शन है, किस केस में, प्रीएम्पशन वाले केस में। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 बात करता है कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। इसमें मैंने क्या था, घड़ी बनाई थी, घड़ी और एक इंसान जो है वो रनिंग कर रहा है, ठीक है, घड़ी और रनिंग दोनों चीज, ठीक है, फास्ट ट्रैक। तो इसमें क्या है, वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप्स इट। टाइम शुरू हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, पर थमे रहिए, इसका प्रोविजो भी है। प्रोविजो क्या है, वेयर लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ अ क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड, ठीक है। लेटर्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के, किस चीज से रिलेटेड, स्टेट ऑफ अ क्रेडिटर, ठीक है, एक क्रेडिटर है, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, एक क्रेडिटर है, उसने किसी को पैसे दे रखे थे, ठीक है, तो उसको क्या मिला है, एक लेटर एडमिनिस्ट्रेशन का मिला है कि तुम इसके स्टेट को एडमिनिस्टर करो, हैव बीन ग्रांटेड टू हिज डेप्टर, ठीक है, उसके डेप्टर को ग्रांट हुआ है। तो क्या है, द रनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट टू रिकवर द डेप्ट शैल बी सस्पेंडेड व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूस, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू हो रही है, तो क्या है, लिमिटेशन फॉर सूट टू रिकवर द डेप्ट, ठीक है, कि डेप्ट इतने टाइम में रिकवर करनी है, उससे रिलेटेड जो सूट है वो सस्पेंड हो जाएगा। क्यों सस्पेंड होगा, अरे क्योंकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कर ही रहे हो तुम कुछ ऑलरेडी क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम्हारा ऑलरेडी पार्टिसिपेशन है किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन पे, है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि अब तुम डेप्ट रिकवर करने के लिए भी सूट करो। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में। सेक्शन 10 में बात हो रही है सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। सूट्स किसके अगेंस्ट, ट्रस्टीज के अगेंस्ट या रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट। और 11 में क्या बात हो रही है, सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज। इसमें क्या है, नॉन एप्लीकेबिलिटी। एक होता है कुछ एक्सेप्शन मिलता है, एक्सेप्शंस मिलता है, स्पेशल नॉन एप्लीकेबिलिटी होती है, बट ये क्या है, नॉन एप्लीकेबिलिटी, प्लेन, कुछ स्पेशल लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना, प्लेन, देखते ही आपको समझ में आ जा रहा है, ठीक है हटाओ इसे, है ना। इसमें क्या है, सूट है किसके अगेंस्ट, ट्रस्टीज के अगेंस्ट या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट, ठीक है। अब देखो, नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन इन हुम प्रॉपर्टी हैज बीन वेस्टेड इन अ ट्रस्ट। देखो सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है, प्रॉपर्टी किस पे, ट्रस्ट पे है, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फिर किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास है, इनसे रिलेटेड, ठीक है, या फिर किसी को असाइन की गई है, किससे, ट्रस्ट से रिलेटेड, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड, है ना। तो वो वाली जो प्रॉपर्टी है उनके अगेंस्ट क्या होगा, सच प्रॉपर्टी और प्रोसेस शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम। तो उनसे रिलेटेड कोई अगर सूट आप करोगे, ठीक है, तो उनका कोई बार नहीं है, कोई लेंथ ऑफ टाइम के लिए उनका कोई लिमिटेशन नहीं है कि तुम इसमें इतने ही टाइम के लिए सूट कर सकते हो,
क्योंकि ट्रस्ट जो है बहुत बड़ी चीज है, स्पेसिफिक पर्पस कोई और पर्पस हो सकता है बड़ी चीज का, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन एनी प्रॉपर्टी कॉम्प्राइज्ड इन हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट रिलीजियस और चैरिटेबल एंडाउमेंट शैल बी डीम्ड टू बी प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रिलीजियस पर्पसेज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड द मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी द ट्रस्टी देयरऑफ, यानी कि ट्रस्टी कौन है, मैनेजर है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के लिए आप कोई सूट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड क्या है, कोई लेंथ बार्ट नहीं है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 11 पे। सेक्शन नंबर 11 बात करता है सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स, यानी कि क्या है, सूट और कॉन्ट्रैक्ट है जो टेरिटरी के बाहर किए गए हैं, ठीक है, लेकिन उनमें क्या है, एक्ट एक्सटेंड करता है। तो सबसे पहली बात जो जनरली चीज दी गई है कि ठीक है, जिन जो सूट है एक्ट एक्सटेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उस चीज से रिलेटेड जो सूट है वो क्या होगा, सब्जेक्टेड टू द रूल्स ऑफ लिमिटेशन। जनरली क्या है, जिसपे एक्ट एक्सटेंड करता है उस पर लिमिटेशन तो लगेगा ही, है ना। अब हम आते हैं इसके क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में बात की गई है, पहले मैं बता दूं क्लॉज 1 में क्या बोला गया है। क्लॉज 1 में बोला गया है रूल ऑफ लिमिटेशन लगेगा, ठीक है। क्लॉज 2 में बोला गया है रूल ऑफ लिमिटेशन जो है नहीं लगेगा, ठीक है। पर क्लॉज 2 के ए और बी में क्या बोला गया है, लगेगा, और इधर भी लगा गया है लगेगा। कहां कहां लगेगा, इसमें लिखा गया रूल ऑफ लिमिटेशन जो है वो डिफेंस की तरह यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी कि इधर नहीं लगेगा। पर कहां कहां लगेगा, पहला क्या है, द रूल हैज एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि क्या है, तुमने इतने टाइम पीरियड में काम नहीं किया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। मुझे कल चाहिए थी सब्जी, अब तुम परसों नरसों ला के दे रहे हो, मुझे कल राजमा बनाना था, तुमने राजमा नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब नहीं करना, ठीक है। हालांकि बहुत ही नॉर्मल सा है एग्जाम्पल। नेक्स्ट इसके बाद है पार्टीज वर डोमिसाइल्ड इन दैट स्टेट और इन द फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय सच रूल, ठीक है। पार्टीज जो थी वो जो दूसरा स्टेट था, फॉरेन कंट्री था, उसमें क्या थे, वो लोग डोमिसाइल्ड थे, ठीक है, यानी कि वो पार्टीज ऑलरेडी वहां पे डोमिसाइल्ड थे, उनको वहां पे क्या है, डोमिसाइल मिली हुई थी, उनपे क्या है, वो जो लॉ है वो लग रहा था। कौन सा लॉ, अरे लिमिटेशन एक्ट लग रहा था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट। मैंने बहुत सारे वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं, आप लोग देखिएगा, बहुत सारे लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो गए हैं विद ट्रिक्स, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।